नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ऐसा लगता है कि ट्रंप लगातार दबाव बना रहा है और इस हफ्ते में ही बहुत मुमकिन है कि पहला फेज जो होना था सीज फायर का वो हो जाए। पहले फेज में नेतन्याहू की आर्मी को पीछे आना था और हमास को सारा होस्टेज छोड़ देना था। दरअसल पर्दे के पीछे बहुत सारा खेल चल रहा है और प्रॉब्लम असल में नेतन्याहू की है। एक तरफ जनता सड़क पे है और जनता नेतन्याहू पर कितना भरोसा करती है आप इस पोस्टर को देखकर समझ सकते हैं। और यह पोस्टर कहीं अमेरिका में नहीं लगा है, कनाडा में नहीं लगा है, किसी सऊदी अरेबिया में नहीं लगा है। यह पोस्टर हाथ में लेकर तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में इजराइल के लोग उतरे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू का ख्याल रखना, नेतन्याहू पे नजर बना के रखना। ट्रंप से कह रहे हैं कि कहीं वो पीठ में छुरा ना घोंप दे, कहीं वो बैक स्टैबिंग ना कर दे। यानी नेतन्याहू के अपने लोग, अपने इजराइल के लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं कि सीज फायर जब भी होना होता है, जंग जब भी रुकनी होती है, अगर पीठ में छुरा घोंपने का काम कोई करता है, अगर सीज फायर को डिरेल करने का कोई काम करता है, तो वो कोई और नहीं है, वो हमास नहीं है, वो कोई फलस्तीनी नहीं है, वो नेतन्याहू है। नेतन्याहू नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर वहां सीज फायर हो। कारण क्या है उसको समझिए। 2022 में जो इलेक्शन हुआ था उसको जीतकर नेतन्याहू कुर्सी पर है। और जीता भी क्या था, छोटे छोटे कई सारी पार्टीज को मिलाकर किसी तरह से सरकार बनी थी, जिसमें बेन ग्वेर की पार्टी है, स्मॉरिच की पार्टी है और तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं। उसके पहले साल भर के अंदर 4 इलेक्शन हुए थे और इजराइल में यह क्लियर नहीं हो पाया था कि किसकी सरकार बनेगी। तो बहुत सीधी सी बात है कि नेतन्याहू दुनिया में कितने भी दावे कर ले, इजराइल में कोई ऐसा खास बहुमत उसके पास नहीं है। अब डर क्या है? डर दो है। पहला डर तो यह है कि ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, उन्होंने अगर हाथ खींच लिया तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी और धमकियां आनी शुरू हो गई हैं। बेन ग्वेर जो उसके मंत्रिमंडल का सबसे बदतमीज मंत्री है, उसने कहा है कि अगर सीज फायर के बाद हमास रह गया जरा सा भी तो हम सरकार गिरा देंगे। हमास तो रह ही जाएगा, हमास का क्या कर लोगे आप? हथियार छिन भी जाएंगे तो भी एक पार्टी के रूप में हमास रहेगा। अभी उसको सत्ता से आप हटा दोगे, लेकिन कल इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन लड़ेगा और अगर वहां की जनता चुनेगी तो वो वहां पर शासन करेगा। खत्म कहां से कर दोगे? जीरो कहां से कर दोगे? लेकिन यह सब क्यों कहा जा रहा है? यह नेतन्याहू का दूसरा डर है। जिस जनता को लगातार उसने ये भरोसा दिलाया कि हम तो गजा को जीत सकते हैं, हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, महीनों में खत्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, जमींदोज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल 7 अक्टूबर है, 2 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाया। अब नफरत फैलाकर जो लोग सत्ता में रहते हैं, उनके लिए नफरत बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो एक तरफ तो ट्रंप कहता है कि नेतन्याहू इस बात पे राजी हो गया है कि वो आर्मी को विड्रा करेगा, फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट स्टेज का जो सीज फायर है वो होगा। नेतन्याहू इस बात पर राजी हो गया है, ये बात ट्रंप लिखता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू जब बात करता है लोकल लोगों से, यानी लोकल मीडिया पर बात करता है, तो वो कहता है कि गजा के अंदर से मैं आर्मी नहीं हटाऊंगा। ये लोकल जो अपने समर्थक हैं उनको सुनाने के लिए है। हकीकत यह है कि वो अब ऐसा फंस गया है कि आर्मी तो हटानी पड़ेगी। इजिप्ट में इस समय शर्म अल शेख में मैंने आपको बताया कि बातचीत चल रही है, बातचीत शुरू हो चुकी है। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय इजराइल के तरफ के लोग भी वहां पहुंच गए हैं और हमास के लोग भी वहां पर पहुंच गए हैं और बातचीत होनी है। बातचीत बहुत सिंपल सी होनी है। फर्स्ट फेज की बातचीत होनी है, उसमें इजराइल को आर्मी पीछे हटाना है। तो इजराइल को वहां पर क्लियर कट कहना होगा कि हम ऐसे ऐसे आर्मी को हटाएंगे और हमास को कहना होगा कि हम जो है ऐसे ऐसे होस्टेजेस को वापस करेंगे। अब इजराइल लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि पहले होस्टेज वापस हो जाए, उसके बाद आर्मी को हटाने के बारे में सोचेंगे। आप पब्लिकली कहोगे कि हम आर्मी को हटाएंगे नहीं, हमास से कहोगे पहले होस्टेज वापस हो जाए उसके बाद आर्मी को हटाओगे। हमास वाले बेवकूफ तो है नहीं और बेवकूफ अरब मुल्क भी नहीं है और इतना बेवकूफ तो ट्रंप भी नहीं है। वो भी जानता है कि एक बार होस्टेज वापस आ गए तो ये आर्मी नहीं हटाएगा, इसलिए वो भी लगातार प्रेशर बना रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे कौन सी तस्वीर
शेयर की, वो तस्वीर शेयर की जिसमें लाखों लोग तेल अवीव के सड़कों पर आकर कह रहे हैं नाउ आर नेवर, या तो अभी सीज फायर हो या तो कभी नहीं होगा। ये भी कह रहे हैं कि ओनली ट्रंप कैन डू इट, और ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप नेतन्याहू से सावधान रहना, ये बंदा पीठ में छुरा भोंकने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये बात इजराइल के लोग कह रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें शेयर कर रहा है ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर। बहुत सीधी सी बात है कि दबाव जो भी हो, प्रेशर जो भी हो, ब्लैकमेलिंग जो भी हो, लेकिन अंदर से तो ट्रंप भी जानता है बहुत अच्छी तरह से कि नेतन्याहू क्या है। देखिए, 2 साल से यह जंग जैसी चीज चल रही है, जंग तो क्या, जेनोसाइड ज्यादा चल रही है। एक बात आती है ट्रंप की और उसके बाद रुक जाती है गोलीबारी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गोलाबारी रुकने के बावजूद 24 फलस्तीनियों को पिछले 24 घंटों में हलाक किया गया है, मारा गया है। तो अपनी शैतानियत से इजराइल पूरी तरह से तो बाज नहीं आया है, लेकिन हां, गोलाबारी रुक गई है। आसमान से जो आग बरस रही थी वो रुक गई है। तो अगर एक बार ट्रंप के कहने पर यह रुक सकती थी, तो आप सोचिए इन 2 सालों में बाइडन या ट्रंप कभी भी चाहते तो इस जंग को रुकवा सकते थे, इस जेनोसाइड को रुकवा सकते थे। हमास का लिखा शेयर किया था ट्रंप ने, जिसमें हमास ने साफ साफ जेनोसाइड लिखा था, मैंने आपको दिखाया था वो। तो अंदर से वो भी जानते हैं जेनोसाइड चल रहा है, रुकवाना चाहते तो 2 साल में कभी भी रुकवा सकते थे। लेकिन उनके समझ में आ गया है कि अगले 20 साल तक भी अगर यह जंग चलती रहेगी तो ना तो हमास पूरी तरह से खत्म होगा, ना गजा पूरी तरह से खाली होगा, और ना ही अमेरिका को कुछ भी इससे हासिल होने वाला है। यही वजह है कि अब वो सीज फायर की बात कर रहे हैं। अगर वो आज सीज फायर की बात कर रहे हैं तो इसलिए कि फलस्तीनियों ने, गजा के लोगों ने गजा छोड़कर जाने से बेहतर अपने जान की बाजी लगाना सोचा। जिनके घर तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गया, उसके बावजूद वो उन इलाकों में बने हुए हैं और अपनी जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कल 7 अक्टूबर है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, फलस्तीन के इतिहास पर मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया है आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको फलस्तीनियों के बारे में कल अलग से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि दुनिया में शायद ही कोई कौम ऐसी होगी जो इतनी तबाही के बाद भी अपनी जमीन छोड़ के जाने के लिए तैयार न हो, जो इतनी तबाही के बाद भी अपनी जमीन पर रहे, अपनी आजादी की बात करे, अपने हकों के लिए लड़ने की बात करे। और यही वजह है कि सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी है। इटली के जो सीन्स आपने देखे होंगे, जिस तरह से इटली में रोज लाखों की जनता निकल रही है और फलस्तीन की आजादी की डिमांड कर रही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कहां नहीं हो रहे हैं प्रदर्शन। वो सब इसीलिए है क्योंकि फलस्तीनियों ने सब्र नहीं छोड़ा। इतना सब कुछ हुआ लेकिन सब्र नहीं छोड़ा। 1000 परेशानियां आई लेकिन अपना घर नहीं छोड़ा। टूटे हुए घरों के सामने भी बैठे रहे, अपने घर संभालते रहे। और यही वजह है कि अमेरिका जानता है कि अब सीज फायर के अलावा कोई और चारा नहीं है। ये जंग कितनी भी लंबी चले, कोई खास इससे हासिल होने वाला नहीं है। एक्सियोस पर एक रिपोर्ट आई थी, बराक राविड ने किया था, और उसमें उसने बताया था कि ट्रंप ने जब फोन किया नेतन्याहू को कि भाई अब जब हमास मान गया है तो तुम सीज फायर क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं अपनी आर्मी हटाने को तैयार हो, तो नेतन्याहू यहां वहां की बातें करने लगा। जब वो यहां वहां की बातें करने लगा तो गुस्से में ट्रंप ने कहा, व्हाई आर यू ऑलवेज सो निगेटिव, तुम हमेशा ऐसी निगेटिव बातें क्यों करते हो। इसलिए करता है जनाब कि अगर जंग वाकई रुक गई और जल्दी से कोई और जंग नहीं शुरू हुई तो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। शायद इसीलिए ट्रंप यह भी इशारे कर रहा है कि ईरान के साथ जंग हो सकती है, वेनेजुएला पर जंग छेड़ने जा रहा है। हालांकि वेनेजुएला वाली जंग में इजराइल शामिल नहीं होगा। इजराइल ने अमेरिका की किसी जंग में कभी किसी तरह की कोई मदद नहीं की है। लेकिन साथ में वो ईरान का भी नाम ले रहा है कि ईरान ने अगर फिर से न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे और इससे बड़ा हमला करेंगे। उधर स्नैप पैक जो उसके ऊपर लगा है, ईरान के ऊपर लगा है, उसके बाद ईरान ने कहा है कि आईएईए के साथ अब बातचीत का कहीं कोई खास मतलब नहीं है, अब हमें जो करना होगा वो करेंगे। हिंदुस्तान ने क्लियर कर दिया है कि वो सबके बावजूद ईरान से तेल खरीदता रहेगा। चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है, रशिया ईरान से तेल खरीद रहा है, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की कई कंट्रीज ईरान से तेल खरीद रही हैं। तो ईरान जो है, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां ईरान में हैं,
वहां की जो करेंसी है उसमें और ज्यादा गिरावट आई है, जिसके चलते 3 जीरो कम कर दिए गए हैं, यानी 1000 जो था वो 1 हो जाएगा। अब ये सारा कुछ है, वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ईरान लंबे समय से झेल रहा है। यहां आपको एक और मजेदार बात बता दूं तब आगे बढ़ूंगे। खबर यह आई है, आपको याद होगा कि जिस समय 12 रोजा जंग चल रही थी उस समय रजा पहलवी के अचानक बहुत सारे समर्थक पैदा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि रजा पहलवी जो हैं वो बिल्कुल ईरान की गद्दी पर दोबारा बैठने वाले हैं, अपने बाप दादों की गद्दी उनको दोबारा मिलने वाली है। अब खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू ने जम के पैसे खर्चा किए थे और बॉट्स डेवलप कराए थे जो रजा पहलवी के पक्ष में सोशल मीडिया में माहौल बना रहे थे। यह तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अमेरिका में जो लोग इजराइल के फेवर में लिखते हैं उनको $7000 एक पोस्ट का मिलता है। हो सकता है हिंदुस्तान में भी जो लोग लिख रहे हो इजराइल के फेवर में उनको 7000, चलो डॉलर नहीं रुपए कम से कम एक पोस्ट के मिल रहे हो, वो भी कम नहीं है। लेकिन आप देखिए इन सब के सामने जो खड़े हैं, जो फलस्तीन की आजादी का सवाल उठा रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, उनको पैसे कहीं से मिलना तो छोड़ दीजिए, तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, चैनल्स पे दिक्कत आती है, पर्सनल दिक्कत आती है, लेकिन आप और हम जैसे लोग इन सारी दिक्कतों को उठाते हुए भी लगातार हक की आवाज उठाते हैं। और इसीलिए मेरा यह भरोसा है कि वक्त भले लग जाए, सीज फायर होगा और आज नहीं कल फलस्तीन के आजादी का मामला भी हमारे सामने ही सॉल्व होगा। फलस्तीन आजाद होगा, नेतन्याहू कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, देखिएगा हमारे सामने ही, जैसे हिटलर को फेंक दिया गया था। ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां चल रही हैं, बहुत क्लियर है, और इस बार ईरान पूरी तरह से तैयार है। 12 रोजा जंग खत्म होने के बाद एक दिन भी उसने आराम नहीं किया है। लगातार चाइना से, रशिया से नए हथियार भी आ रहे हैं, मिसाइल प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। देश के अंदर जो इजराइल के एजेंट्स हैं उनको लगातार खत्म करने का काम चल रहा है। और अगर जंग होगी तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि ईरान के लिए बहुत आसान होगी, लेकिन यह भी तय है कि इजराइल के लिए भी इतनी आसान नहीं होगी। मैं तो यही चाहूंगा कोई जंग ना हो। मैं तो यही चाहूंगा कि इजराइल की जनता नेतन्याहू को कूड़ेदान में फेंक कर किसी ऐसे आदमी को अपना सरपरस्त चुने जो दिन रात जंगों के बारे में सोचने की जगह मिडिल ईस्ट में शांति के बारे में सोचे। ऐसा सोचे जिससे इजराइल का वजूद बचा रह सके, वरना अगर नेतन्याहू या उसके जैसे लोग लगातार सत्ता में बने रहे तो इजराइल का अपना वजूद ज्यादा खतरे में है। एक ऐसा मुल्क जिसका कोई इतिहास नहीं है, जो अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से जबरदस्ती बनाया गया है, और फिर ओल्ड टेस्टामेंट में इस्राइल की जमीन उठाकर कि इस्राइल की जमीन उसमें लिखा हुआ है तो हम इस्राइली हैं तो हमारी जमीन हो गई। कभी बहुत डिटेल में पहले भी बात की है, आगे करूंगा कि कैसे ओल्ड टेस्टामेंट के ऐसे उदाहरण लेके जिनका कहीं कोई प्रूफ नहीं है, इन्होंने फलस्तीनियों की जमीन कब्जा की है। जिस तरह यह आए थे उसी तरह चले जाएंगे अगर यही पागलपन उनके ऊपर हावी रहा। ईरान हो, सीरिया हो, फलस्तीन हो, ये सारे हजारों साल पुराने मुल्क हैं। हजारों साल पुरानी किताबों में भी इनका जिक्र आता है। ये लड़ेंगे, टूटेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इजराइल अगर एक बार फिर तबाह हुआ तो दोबारा नहीं बसेगा, ये तो बिल्कुल याद रखिएगा। खैर, अभी तो उम्मीद ये है कि गजा में बम बरसने जो रुके हैं वो रुके रहेंगे। गुड सेंस विल प्रिवेल और सीज फायर वहां पर लागू होगा और लॉन्ग टर्म शांति की बात होगी। फिर से गजा में घर बनेंगे, स्कूल बनेंगे, वहां के बच्चों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। आगे क्या होता है, कैसे होता है, जैसे जैसे होगा वो सब आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।